तो नमस्कार बच्चों, तो स्वागत है आपका पीसीबी ट्यूटोरियल्स के इस वीडियो लेक्चर प्लेटफॉर्म पर। तो हम लोग ऑप्टिक्स में लेक्चर नंबर 11 तक काम कर लिए थे और अब आइए आगे काम करेंगे लेक्चर नंबर 12 से, जिसमें हम लोग अब बात करेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, जिसको आप शॉर्ट में क्या पढ़ते हैं, TIR, है ना। बहुत ही फेमस वर्ड है ये और काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सो अच्छे से इसको लर्न कीजिए। एग्जामिनेशन में, कंपटीशन में काफी सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक से आ चुके हैं और आते रहते हैं, है ना। तो ध्यान देना है। देखिए क्या फेनोमेनन क्या कहता है, ये एक फेनोमेनन है और वो उसमें होता क्या है, सो जरा ध्यान दें। व्हेन ए लाइट रे पासिस थ्रू डेंसर टू रेयर मीडियम, जब कोई लाइट रे किसी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की ओर पास करता है। जैसे हमने यहाँ पर एक सिचुएशन लिया, ये सरफेस हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन और इसके नीचे हो गया आपका डेंसर मीडियम, जैसे मान लो वाटर हो गया, और ऊपर में हो गया कोई रेयर मीडियम जैसे कि एयर हो गया, ठीक है। तो पानी के अंदर अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट है जो सोर्स ऑफ लाइट का काम कर रहा है, तो वहां से जो लाइट रे आ रही है तो वो तो चारों तरफ जाएगी। तो हम इसको सिर्फ एक पार्ट में लेकर के कंसिडर करके आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे कि ये डेंसर से रेयर में जाना चाहती है। लाइट रे जो यहाँ से निकलती है वो डेंसर से होते हुए रेयर में पास कर रही है। तो इसी सिचुएशन में TIR होता है। जरा देखिए, व्हेन ए लाइट रे पासेस थ्रू डेंसर टू रेयर मीडियम, देन एट द एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन सर्टेन एंगल known as critical angle, and that critical angle depends upon mu, values of both the mediums. The ray does not enter into the rarer medium, है ना, and returns back in the denser medium by following the law of reflection completely, and such phenomenon is known as total internal reflection. इसको यहाँ फिगर में फिर अच्छे से समझिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। देखिए, लाइट रे जैसे डेंसर से रेयर में जा रही है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से ऐसे एक तो ऐसे सीधी चली गई, यहाँ पर आई एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 था तो सीधी निकल गई। यहाँ पर बात कीजिए, जैसे जैसे आप इधर आएंगे तो थोड़ा सा एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 हुआ तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बाहर आ गई, कोई दिक्कत नहीं। आप और एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाइए, आप जैसे जैसे इधर आएंगे आप देख सकते हैं कि I2 विल बी ग्रेटर देन I1, तो यहाँ पर और ज्यादा डेविएशन होगा। फिर उसी तरह से और ज्यादा बढ़ाइए, और ज्यादा डेविएशन होगा। एक समय ऐसा आएगा कि सम पर्टिकुलर एंगल के लिए जो आपका यहाँ पर रे होगी वो एकदम इस सरफेस के पैरेलल निकल जाएगी, सरफेस के पैरेलल निकल जाएगी। मतलब R की वैल्यू क्या बन जाएगी, 90 डिग्री। और इसी सिचुएशन को हम बोलते हैं क्रिटिकल सिचुएशन या क्रिटिकल कंडीशन, जिसमें R इक्वल टू 90 डिग्री। यही बात यहाँ पर लिखी गई है। इस वक्त जो एंगल होगा IC, उसी को आप नाम देंगे क्रिटिकल एंगल। तो वही बात यहाँ लिखी गई है कि जब लाइट रे डेंसर से रेयर में जाए, तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाए, ठीक है, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाए। देखिए ये IC है, IC क्रिटिकल एंगल कैसे पहचानोगे, तो डेंसर से लाइट रे आई और इस तरफ जो आपका वैल्यू होगा R का, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वो हो जाए 90। तो जब ऐसा हो जाए तो जो भी यहाँ पे एंगल बनेगा वही एंगल क्या कहलाएगा, क्रिटिकल एंगल। तो कहता है TIR कब होगा, जब डेंसर से रेयर में रे जाए लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंस कितने का बना है, तो ग्रेटर देन दिस पर्टिकुलर एंगल व्हिच इज नोन एज क्रिटिकल एंगल। तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस, जैसे यहाँ पे मान लो हमने I लिया, अब आगे और बढ़ेंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा, तो I इज ग्रेटर देन IC, I इज ग्रेटर देन IC। यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से अधिक हो गया। तो जब भी ऐसा केस आएगा तो अब लाइट इस रेयर मीडियम में नहीं जा पाएगी। द रे डज नॉट इंटर इनटू द रेयर मीडियम, है ना। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन सर्टेन एंगल, विच दैट सर्टेन एंगल इज नोन एज क्रिटिकल एंगल, ओके, the ray does not enter into rarer medium। तो अब देखो इस मीडियम में नहीं आई रे, ठीक है, और क्या किया, रिटर्न बैक हो गया इन द डेंसर मीडियम, इसी मीडियम में वापस आ गया। और किस तरह से आया, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को पूरा पूरा फॉलो करते हुए वापस आ गया। और इसी फेनोमेनन को क्या नाम देना है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो जब डेंसर से रेयर में लाइट रे जाती है तो देयर इज ए वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल। जिस वक्त क्रिटिकल एंगल
क्या होगा, तो जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा 90 डिग्री, और इस क्रिटिकल एंगल की जो वैल्यू आएगी वो डिपेंड करेगी कि म्यू डी और म्यू आर की वैल्यू क्या है। हम लोग आगे देखेंगे म्यू डी और म्यू आर की वैल्यू क्या है, उन पर डिपेंड करती है ये एंगल कितना आएगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो आएगा, है ना। तो जब भी आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस इस क्रिटिकल एंगल से अधिक होगा, क्रिटिकल एंगल से अधिक होगा, तो रे क्या होगी, रेयर मीडियम में नहीं जा पाएगी, सारी की सारी रे वापस डेंसर मीडियम में लौट आएगी। और किस रूल को फॉलो करेगी, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या था, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो उस रूल को फॉलो करते हुए ये वापस लौट आएगी। तो हम इसी फेनोमेनन को क्या नाम देंगे, TIR, ठीक है, TIR टेक्स प्लेस। तो मतलब साफ है, आपको ध्यान में रखना होगा कि जब TIR कब होगा, तो जब डेंसर से रेयर में जाएगी लाइट रे तब होगा, और दूसरी बात जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से अधिक होगा, ठीक है, तब होगा। तो चलिए अब यहाँ पर उसी बात को लिख दिया गया, काफी इंपॉर्टेंट बात है, नोट करके लिखा हुआ है कि फॉर TIR टू टेक प्लेस, TIR होने के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। क्लियर है, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस को जैसे मैंने I कहा और क्रिटिकल एंगल को IC, या कई किताबों में C भी डायरेक्ट लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, I ग्रेटर देन IC। अच्छा, और क्रिटिकल सिचुएशन में जरा सा स्नेल्स रूल अप्लाई करिए। मान लीजिए P पॉइंट पर क्रिटिकल सिचुएशन अटेन हुआ था, तो क्रिटिकल सिचुएशन में जरा स्नेल्स रूल को अप्लाई करके देखिए क्या हो रहा है। तो डेंसर से रेयरर में जा रही थी रे, तो आप लिखेंगे डी म्यू आर, है ना, डेंसर से रेयर में जा रही है, डी म्यू आर इक्वल टू म्यू आर बाय म्यू डी इक्वल टू साइन IC इस तरफ बाय साइन 90, साइन आर की जगह साइन 90, क्योंकि जब भी क्रिटिकल सिचुएशन की बात होगी तो आर की वैल्यू क्या लेनी है, हमको 90 लेनी, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि साइन IC क्या हो गया आपका, तो साइन IC बिकम साइन 90 इज 1, तो साइन IC बिकम म्यू आर बाय म्यू डी, सिंपल है, म्यू आर बाय म्यू डी हो गया, साइन IC बराबर म्यू आर बाय म्यू डी। एंड इफ अब यहीं पे अगर मान लो जो रेयर मीडियम है वो अगर एयर मीडियम है, तो म्यू ए बिकम 1, और तब इस केस में साइन IC क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन म्यू डी, है ना, या अगर आप सिंपल म्यू बोलते हो तो 1 अपॉन म्यू, सो IC क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 अपॉन म्यू, डेंसर वाला, ठीक है, इस तरह से। तो यही सिचुएशन यहाँ पे दिखाया गया है, इसको अच्छे से समझ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों आगे देखते हैं। तो यहाँ पर अब सिंपल है कि फॉर वाटर टू एयर मीडियम, वाटर से एयर मीडियम की अगर हम बात करें तो IC जो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू है वो निकालना होगा। तो क्या करें, देखिए एयर मीडियम मैंने लिखा है, तो सिंपल सी बात है, ऊपर में आपको वहां पर रेयर लिखना था, तो दैट इज वैल्यू 1 हो जाएगा म्यू ए, और नीचे हो जाएगा आपका डेंसर वाला जो यहाँ वाटर है, तो 1 अपॉन म्यू डब्ल्यू, तो साइन इनवर्स 1 अपॉन म्यू डब्ल्यू, और म्यू डब्ल्यू की वैल्यू होती है 4/3, याद रखेंगे इसको। तो ये हो गया यहाँ पे साइन इनवर्स 3/4। उसी तरह से अगर ग्लास टू एयर ले जा रही है, तो वहां पर क्रिटिकल एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स 1 अपॉन म्यू जी, मतलब साइन इनवर्स 2/3, ठीक है। उसी तरह अगर ग्लास से वाटर मीडियम में जा रही हो, तब फिर साइन इनवर्स ऊपर में रेयर, नीचे में हमेशा डेंसर, सो म्यू डब्ल्यू बाय म्यू जी, तो म्यू डब्ल्यू बाय म्यू जी आप यहाँ पे निकाल के देखो, आपको आ जाएगा 8/9, ठीक है, तो साइन इनवर्स 8/9 ऐसे हो जाएगा। चलिए अब आपके लिए एक सवाल है यहाँ पे, फॉर वाटर टू ग्लास, अभी तो मैंने ग्लास टू वाटर मीडियम के लिए क्रिटिकल एंगल बताया, अब आपको बताना है अगर रे वाटर से ग्लास मीडियम में जाए तो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो दोस्तों ये सवाल आपके लिए एक चैलेंज के रूप में है, आपको इसका सही आंसर जो होगा IC की वैल्यू अगर आप निकाल लेते हैं, है ना, डिग्री में लेकिन निकालना है आपको, चाहे वो 50 डिग्री आए, 60 डिग्री आए, 90 डिग्री आए या 120 डिग्री आए, जो आ जाए, ठीक है। तो जो भी डिग्री में अगर आपको कुछ आता है तो आप मुझे निकाल के यहाँ पे बताएंगे कि इस IC की वैल्यू डिग्री में क्या होगी। तो सबसे पहला सही जवाब जो देंगे उनको मैं पर्सनली 1 लाख रुपया प्राइज में दूंगा, ठीक है। तो चैलेंज है आपके लिए, तो इसको आप जल्दी से मेरे को जवाब निकालिए और कमेंट सेक्शन में अपना जवाब पोस्ट करिए। सबसे पहला जवाब जो आएगा, जो IC की वैल्यू डिग्री में निकाल करके मुझे बता देगा सही सही, वो 1 लाख रुपया पाने का हकदार होगा, ठीक है, प्रॉमिस। चलो अब आगे बढ़ते हैं, फर्दर एनालिसिस। फर्दर एनालिसिस के लिए यहाँ पे काम करेंगे। तो यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, और अभी जो सिचुएशन हमने देखा कि नीचे में आपको आ गया, यहाँ पर क्या आ गया, ये डेंसर मीडियम आ गया, और यहाँ पर क्या आ गया, रेयर मीडियम आ गया, ठीक है।
तो यहाँ पर हो गया डेंसर मीडियम, यहाँ पर आ गया रेरर मीडियम। ठीक है, तो डेंसर मीडियम हो गया, ये रेरर मीडियम हो गया। तो यहाँ पर डेंसर हो गया, रेरर हो गया, तो इधर से लाइट रे अब जा रही है तो एक क्रिटिकल सिचुएशन कहीं ना कहीं अटेंड करेगा। तो हमने मान लिया यहाँ पे करेगा। तो एक्चुअल में क्या होगा, जैसे कि ये अगर कोई लिक्विड है तो लिक्विड का सरफेस के तो ऊपर में तो चारों तरफ से वो लिक्विड होगा। तो मान लो कि ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर है तो इससे जो रे निकल के आ रही है वो तो चारों तरफ जाएगी ना, तो ऊपर में तो वो चारों तरफ से निकल सकती है। तो अभी हमने एक सिचुएशन ऐसे ड्रॉ कर लिया, एक सिचुएशन ऐसे ड्रॉ कर लिया, ऐसे ही इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। मैंने ऊपर से एकदम आपको एक डिस्क के जैसा मिलेगा इस तरह से, है ना। इसके अंदर से लाइट रे ऊपर को निकलेगी, लेकिन इसके बाहर जो है लाइट रे अंदर ही रह जाएगी, क्योंकि इस पॉइंट पर हो जा रहा है यहाँ पे क्रिटिकल सिचुएशन को अटेंड। तो अब लाइट रे जो भी यहाँ से ऐसे आएगी वो सब तो अंदर के अंदर ही रह जाएगी, तो लाइट रे बाहर नहीं जा पाएगी। तो कहने का मतलब यहाँ पर अगर आप एक लाइट बल्ब जला लो तो आपको ऊपर में एक डिस्क दिखेगा जो ग्लो करता हुआ दिखेगा। ये जो हो जाएगा आपका ग्लोइंग डिस्क हो जाएगा, है ना। और इसके बाहर क्या होगा, इधर डार्क होगा। तो आपसे कभी कभी क्या होता है, इस डिस्क का एरिया पूछ लेता है, इस डिस्क का रेडियस पूछ लेता है, कुछ भी इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर जो डेप्थ है ऑब्जेक्ट का, जो बल्ब है उसका जो डेप्थ है वो आपको डी दिया हुआ है। तो इसको कहता है कैलकुलेट कीजिए, म्यू एल ये रहा, इधर म्यू एल है। ठीक है, कैसे करना है, तो यहाँ पर सिंपल है। आप यहाँ पर ये देखिए, ये वैल्यू आईसी हो गई कुछ भी, तो यहाँ भी ये वाला अल्टरनेट एंगल आ गया तो आईसी आ जाएगा। और 10 आईसी की वैल्यू अब हम देख सकते हैं यहाँ पर क्या आ जाएगा। तो 10 आईसी की वैल्यू जो है ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस हो गया डी, ऐसे कुछ आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, और ये ऐसा आ गया तो साइन आईसी क्या हो जाएगा। तो ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर 10 आईसी इज इक्वल टू साइन आईसी, नहीं, क्योंकि आईसी जो है वो कोई बहुत छोटा एंगल नहीं है। आईसी अच्छा खासा एंगल आपको आ जाएगा, बड़ा वैल्यू आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर ये डायरेक्ट बराबर नहीं होगा। तो इसको आपको निकालना पड़ेगा। तो ये कैसे निकालेंगे, 10 आईसी अगर आपको पता है कि कोई भी एक ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो अगर आपको मालूम है तो दूसरा कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो आप आराम से निकाल सकते हैं। तो 10 दिया हुआ है ना, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल फटाफट बनाओ इस तरह से। तो ये हो गया आर अपॉन डी, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आईसी, ओके, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये तो ये हो गया साइन आईसी हो गया आपको कितना, आर अपॉन रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, ऐसे आ जाएगा। चलो यहाँ जहाँ जरूरत होगी यूज करेंगे। तो जरूरत तो होनी है यहाँ पे, क्योंकि आप जानते हैं कि जो इस तरह का ये क्रिटिकल एंगल निकालना होता है तो आप कैसे निकालते हैं, आईसी, आईसी यहाँ लिख देते हैं बराबर, या डायरेक्ट लिखिए साइन आईसी, ऊपर में म्यू रेयर, रेयर वाला कितना है एयर, और नीचे में डेंसर, डेंसर वाला कितना है म्यू एल, म्यू लिक्विड, इस तरह से आगे। तो वो चीज इसके बराबर हो जाएगी, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं उसके बराबर। तो म्यू एयर तो 1 हो गया, और इधर हो गया म्यू लिक्विड का। ठीक है, आपको क्या चाहिए था, आर चाहिए था, तो इसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आर आ जाएगा। यहाँ पे सॉल्व करिए, तो कैसे, होल स्क्वायर कर देता हूँ। तो आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन म्यू लिक्विड का स्क्वायर। ठीक है, और फिर आप इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। चलिए इधर लेके आ जाता हूँ मैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, या फिर मैं पलट देता हूँ, आसान पड़ेगा। आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इक्वल टू म्यू एल स्क्वायर। तो यहाँ पर ये कट गया, तो 1 प्लस डी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इक्वल टू म्यू एल का स्क्वायर। ठीक है, तो अच्छा, तो डी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर कितना हो गया, म्यू एल स्क्वायर माइनस 1, और इसके स्क्वायर को अगर मैं हटा दूं तो डी बाई आर कितना हो गया, रूट अंडर म्यू एल स्क्वायर माइनस 1। और अब आपको चूंकि आर चाहिए था तो आर हो गया इधर और वो आ गया इधर, तो डी अपॉन रूट अंडर म्यू एल स्क्वायर माइनस 1। तो इस फॉर्मूले को जरूर याद रखिएगा बच्चों, बहुत बार बहुत जगह पूछा गया है आर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डी। अच्छा, ये डी मैंने स्मॉल डी लिखा हुआ था ना, चलो एक काम करते हैं, क्वेश्चन में ही यहाँ पे कैपिटल डी बना देते हैं इसको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, और उसी हिसाब से आपका ये चला गया। ठीक है, अच्छा, और अगर एरिया पूछा तो इसका, अगर एरिया बोलेगा डिस्क का एरिया बताइए ये वाला कितना है, तो क्या करना है, एरिया हो गया पाई
आर स्क्वायर, तो आर का स्क्वायर कर देंगे, आ जाएगा, आराम से आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो ये ध्यान में रखिएगा। चलिए ठीक है, तो इस प्राइस वाले क्वेश्चन पर फिर से एक बार मैं बात कर दूं। अगर आपने यहाँ पर क्रिटिकल एंगल की वैल्यू डिग्री में, है ना, वो डिग्री चाहे जितना हो, 45 डिग्री, 40 डिग्री, 42 डिग्री, 48 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री, डिग्री में यहाँ पर जो भी आपको लाना है आप लाए और वो एकदम सही होना चाहिए, तो फिर आपको 1 लाख रुपये मिलेंगे। ठीक है, चलिए ट्राई करिएगा। ऑल दी बेस्ट। देखते हैं कौन है वो लकी विनर जिसको यहाँ पर सचमुच में डिग्री में कुछ वैल्यू प्राप्त हो जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए बच्चों आगे देखते हैं। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग केस है, केस ऑफ पोरोप्रिज्म का। पोरोप्रिज्म क्या होता है कि एक प्रिज्म होती है और एक एंगल यहाँ पे 90 डिग्री हो गया और ये दोनों ना बराबर होते हैं 45 के। जब प्रिज्म इस तरह का हो तो इसको क्या बोलते हैं, पोरोप्रिज्म। हम लोग प्रिज्म के बारे में डिटेल अलग से एक टॉपिक ही है, तो उसको बाद में बात करेंगे। तो फिलहाल ये समझिए कि ग्लास का एक मटेरियल मीडियम है, 3 इसमें यहाँ पे आपको ऊपर से इस तरह से सरफेसेस मिल जाते हैं और नीचे से एक 4 मिल जाएगा। लेकिन और लाइट रे क्या होगी, अगर मान लो यहाँ पर मैं इसको सीधे इंसिडेंट करा रहा हूँ ऐसे, तो अगर आप सीधे इस तरह से ला रहे हैं ना, तो यहाँ पर बेंडिंग होगी क्या, बेंडिंग नहीं होगी, क्योंकि नॉर्मल भी इसी के लॉन्ग है, तो नॉर्मल इंसिडेंस है, सो ये यहाँ पर आकर के टकरा जाएगा। अब यहाँ पे टकराते ही इसका एंगल देखिए, तो एंगल क्या बनेगा, एंगल क्या बनेगा यहाँ पे, एंगल ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस कितने का आएगा, तो 45 का आएगा। पोरोप्रिज्म इसीलिए यहाँ पे दिया हुआ है ना। तो पोरोप्रिज्म में क्या होगा कि यहाँ पर भी एंगल आ जाएगा 45। कैसे, तो देखो जरा, ये 90 हो गया, ये 45 पहले से है, तो ये भी क्या होगा 45, और यहाँ पर ये पूरा 90 था, तो इधर वाला क्या होगा 45 होगा। क्लियर है क्या, ये भी हो जाएगा 45, तो इधर वाला बचेगा 45। सिंपल। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया 45 का। अब अगर मान के चलो कि ये रे जो यहाँ पर आई है वो अगर इस सरफेस के अलोंग निकलती है इस तरह से, एक तरह से ग्रेजिंग बोलते हैं इसको, तो जो रे है वो इस तरह से ग्रेज कर जाती है ऐसे, तो हमें म्यू की वैल्यू बतानी है। ठीक है, अगर ऐसा सिचुएशन है तो म्यू की वैल्यू बतानी है। तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर आपने इसको क्रिटिकल कंडीशन फॉलो करवा रखा है। इधर क्या है, तो इधर एयर है, इधर क्या है, वो ग्लास है अपना, जो भी है मटेरियल मीडियम है। तो चलो मैं ग्लास अगर कर दूं, रहने दो, म्यू ही रहने दो। तो हम लोग ऐसे सिचुएशन में आप देख सकते हो कि ये यहाँ पर क्या हो रहा है, क्रिटिकल एंगल को अटेंड कर रहा है, राइट। तो इसका मतलब ये आईसी क्या हो गया, तो हियर आपका जो आई सी बन गया वो क्या बन गया, 45 डिग्री का बन गया। तो आप जानते हैं कि जो आईसी होता है वो साइन आईसी के साथ जब आप लिखिएगा तो एयर के मामले में 1/म्यू ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर म्यू क्या बन गया, म्यू बन गया 1/साइन आईसी। तो 1/साइन आईसी, तो यहाँ पर साइन 45 मतलब 1/√2, तो कहने का मतलब √2 है ना। तो इस केस में म्यू आपको बन जाएगा √2 का। ठीक है, अब इसी में अगर आपको कहता कि भाई जो रे इधर से आई, ध्यान दीजिएगा, जो रे इधर से आई वो सीधी तो चली गई, लेकिन फिर उसके बाद ऐसे आ गई, मतलब ये ग्रेज नहीं की, मतलब यहाँ क्या हो गया, TIR हो गया। क्यों, क्योंकि ये 45 से आई, 45 पे चली गई। तो फिर यहाँ पर आप म्यू के बारे में क्या कहेंगे, है ना। तो यहाँ पर आप म्यू के बारे में क्या कहेंगे, तो देखिए अगर कोई भी रे इस तरह से आकर के ऐसे निकल जा रही है, मतलब यहाँ पर TIR हो चुका है और यहाँ पे फिर से नॉर्मल के इंसिडेंस हो गया, नॉर्मल के अलाउंग, तो फिर से चला गया सीधा। ठीक है, तो म्यू क्या होना चाहिए, तो म्यू अगर √2 था तो आपने देखा कि ऐसा ग्रेज कर जाएगा, राइट। अब अगर म्यू इस √2 से थोड़ा सा भी ज्यादा होगा, थोड़ा सा भी ज्यादा होगा, तो रे को वो क्या करवा देगा, TIR करवा देगा। तो यहाँ पर म्यू क्या हो जाएगा, म्यू मस्ट बी ग्रेटर देन √2। इक्वल टू नहीं देना है, ग्रेटर देन √2, क्योंकि अगर आप इक्वल टू दोगे तो इस कंडीशन को पकड़ेगा, ना कि इसको, समझे। तो म्यू जितना ज्यादा होता है बेंडिंग उतनी अधिक करता है मटेरियल। तो इससे भी आप समझ सकते हैं कि डेंसर जितना ज्यादा होगा आपका क्रिटिकल एंगल, यहाँ देखिए ये
म्यू की वैल्यू जितना ज्यादा आएगी क्रिटिकल एंगल की वैल्यू उतनी कम होगी। म्यू जितना ज्यादा होगा साइन आईसी उतना कम होगा, साइन आईसी कम होगा तो आईसी भी कम हो जाएगा। तो कहने की बात ये हो गई कि अभी जो आप यहाँ पे मुझे दिखा रहे हो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है कितने का 45 डिग्री और ये TIR कर रहा है, तो दिस मस्ट बी ग्रेटर देन IC होगा। तो इसका मतलब दोनों तरफ आप साइन लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया √2 और साइन IC। तो साइन IC यहाँ पर जो मटेरियल है आप जान रहे हैं क्या होगा, ये 1/μ, और जैसे इसको आप पलटोगे √2 ऊपर जाएगा, म्यू ऊपर जाएगा, तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो काफी सारे बच्चों को यहाँ पे समझने में प्रॉब्लम आती है कि ऊपर गया तो ये चेंज क्यों हो गया। तो इसको समझने के लिए यहाँ पे समझ लो आप, जैसे मैंने लिखा 1/2 और इधर मैंने लिखा 1/4, आप बताओ इन दोनों में कौन बड़ा कौन छोटा? हाफ बड़ा होता है कि 1/4 बड़ा होता है? ऑफ कोर्स हाफ बड़ा होता है। तो साइन ऐसा लगाएंगे, सही है। अच्छा चलो अब पलटो इनको, इसको ऊपर ले जाओ 2, इसको ऊपर ले जाओ 4, तो क्या हो गया 4 बड़ा होगा, ऐसा हो गया। तो देखिए पलट गया ना। तो वही बोलते हैं कि जब आप इनको इस तरह से रिवर्स करते हो तो यहाँ की इक्वलिटी पलट देनी है। तो वही यहाँ पे किया गया 1/√2 अगर ग्रेटर देन 1/μ है तो इसका मतलब ऊपर जाने पर बीच की इक्वलिटी पलट जाएगी। तो म्यू हो गया ना ग्रेटर देन √2, वो ये वाला केस। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट पर भी आपको IIT और मेडिकल दोनों में सवाल पूछे गए हैं। क्या किया, इधर से रेड ब्लू ग्रीन लाइट रे डाल दिया और म्यू की डिफरेंट वैल्यूज बता दी और बोला बताइए कौन सा रे सेपरेट होगा और कौन सा नहीं। तो देखिएगा आप लोग क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चंस दिया हुआ है, अगर इसके आधार पर बना करके आप देखेंगे इसी कॉन्सेप्ट की मदद से। बन गया तो बताइएगा कमेंट में, नहीं बना तो फिर पूछ लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ही पूछ लीजिएगा। ठीक है, अलग से वीडियो बना के वो सब अपलोड भी कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक अच्छे से समझ लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के जवाब देने के लिए आपको ये सब कॉन्सेप्ट काम आ सकता है। वो क्या है, एप्लीकेशन ऑफ TIR इन रियल लाइफ। तो रियल लाइफ एप्लीकेशन देखिए TIR का थोड़ा सा, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है अभी वो है आपका इन ऑप्टिकल फाइबर। तो आप जानते हैं फाइबर टेक्नोलॉजी आ रही है, तो उसमें जैसे 5G वगैरह ये सब आपका आराम से यूज होगा। तो ये लोग करते क्या है ना कि आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसका ट्रांसमिशन बिना लॉस के दूर तक कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी लाइट रे क्या होगी कि जैसे इंसिडेंट रे है ना इस तरह से आएगी। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक कोर बनाया जाता है, एक मटेरियल ट्रांसपेरेंट मटेरियल का कोर, और उसके ऊपर में क्लैडिंग की जाती है। तो कुछ मतलब एक परत चढ़ा दी जाती है, रंग दिया कुछ से, है ना, पेंट कर दिया, तो क्लैडिंग की जाती है। तो क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो कम होता है, μ1 कह दिया उसको, और जो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो ज्यादा होता है, μ2 कह दिया, μ2 इज ग्रेटर देन μ1। तो डेंसर टू रेयर, अब लाइट रे इधर से हमने एयर से इसमें पास करा दी, इधर से भेज दिया। अब जैसे ही ये इसमें गया, कोर में गया, अब ये यहाँ डेंसर हो गया और इसमें इधर रेयर हो गया, तो डेंसर टू रेयर, और ये एंगल इतना हो जाता है कि ये इंसिडेंस जो है क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है। इस तरह से हम लोग को यहाँ पे पास कराना होता है। एक्चुअली में क्या होता है कि यहाँ पर जो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू होती है वो सब बहुत कम होती है, इसलिए आप जो एंगल ऑफ इंसिडेंस डालेंगे वो हमेशा क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा। तो ज्यादा होगा तो क्या होगा, 100% लाइट रे जो होगी ये इधर ना जा करके इसी में वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी, है ना। वो रिफ्लेक्शन इस तरह से हो जाएगा। फिर यहाँ भी वही बात होगी, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हुआ, फिर से रिफ्लेक्ट हो गया, इसमें आएगा नहीं। तो ये टोटली इंटरनली रिफ्लेक्शन होता रहेगा और लाइट रे बिना डिमिनिश हुए तेजी से आगे बढ़ती चली जाएगी, है ना। तो जैसे पाइप से हम वाटर को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, तो उसी तरह से इस तरह के ऑप्टिकल फाइबर से आप लाइट को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकते हैं। मेडिकल में भी इसका बहुत ज्यादा यूज है। डॉक्टर्स जो कैमरा डालते हैं आपका, वो जो लेप्रोस्कोपी वगैरह ये सब जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो उसमें इन्हीं फाइबर्स का इस्तेमाल करते हैं लाइट पहुंचाने के लिए। जैसे पेट के अंदर आपको देखना है तो कैसे देखोगे, एक छोटा सा चीरा लगाया और उसमें यही ऑप्टिकल फाइबर, कैमरा तो डाला ही लेकिन कैमरा बिना लाइट के काम तो करेगा नहीं, तो लाइट अंदर पहुंचाने के लिए आपको यही ऑप्टिकल फाइबर साथ में डाल दिया जाता है, और इधर से जो लाइट वहां दिया तो वो अंदर जाकर के लाइट पूरा रोशनी दे देता है, तो कैमरा वर्क करता है ना। तो पेट के अंदर की चीजें भी दिख सकती है आराम से। तो और भी बहुत सारा अभी कम्युनिकेशन सिस्टम में भी आपका इस तरह से बहुत सारा डेटा ट्रैवलिंग एक साथ एक वायर पे कराया जा सकता है। तो बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं अभी ऑप्टिकल फाइबर के, ठीक है। तो ये इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद मिराज फॉर्मेशन, यहाँ भी TIR का आता है। तो आपसे मान लो क्वेश्चन में पूछ लिया कि ऑप्टिकल फाइबर किस प्रिंसिपल पे काम किया,
लूमिंग इफेक्ट किस पे काम किया है, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड और फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, ये सब किस प्रिंसिपल पर है, तो सबका जवाब क्या आएगा, ये TIR। ठीक है, तो मिराज फॉर्मेशन में क्या होता है कि ये ज्यादातर हॉट प्लेसेस या डेजर्ट प्लेसेस कह सकते हो वहां पर देखने को मिलता है। कि मतलब एक तरह से जैसे कि ये मान लो जैसे कि ये पेड़ हुआ, ठीक है, तो हॉट रीजन्स में क्या होता है कि सरफेस के नजदीक जो हवा होती है ना वो काफी हॉट होती है, गर्म होती है, और जो सरफेस के ऊपर होगा वहां पर कोल्ड रीजन्स होते हैं, वो थोड़े ठंडे होते हैं। तो फिर होता क्या है ना कि हॉट रीजन्स में जो हवा होती है वो थोड़ी सी हो जाती है रेयरर। ठीक है, हॉट रीजन्स में जो हवा होती है वो हो जाती है रेयरर, तो नीचे हो जाती है रेयरर और ऊपर रह जाती है डेंसर। ऊपर की हवा थोड़ी सी ठंडी होती है, तो लाइट रे जो आती है यहाँ से वो डेंसर टू रेयर आती है, तो वो क्या होता है धीरे धीरे बेंड करते जाता है, करते जाता है, करते जाता है, और नीचे आते आते एक बार कम्प्लीटली बेंड हो जाता है। तो अगर मान लो कि कोई यहाँ पर इंसान है या कोई भी जानवर है, तो वो यहाँ अगर चल रहा हो, है ना, तो मान के चलिए कि वो कोई राहगीर है या कोई जंगली जानवर है, कुछ भी, वो अगर चल रहा हो तो उसको क्या दिखेगा, तो उसको तो लाइट रे ऐसे करके दिखेगी, नीचे ये अपना सर नीचे किए हुए, तो इसको लाइट रे ऐसे दिखेगी, और ये लाइट रे आ कहाँ से रही है, ये स्पेस से आ रही है ना, तो फिर क्या करेगा, बिल्कुल मिरर की तरह से नहीं लगता, इससे यहाँ पे कोई मिरर लगा हुआ हो और मिरर ने इसका इधर से इमेज बना दिया हो, तो बिल्कुल वही चीज हो जाती है, इस पेड़ का पूरा पूरा इमेज जो है उसी तरह से, और भी लाइट रे आएगी, मुड़ के जाएगी, हर सेक्शन से आएगी, मुड़ के आंखों में जाएगी, तो वो पूरा पूरा जो है इमेज बना देगा ऐसे। तो इस इंसान को यही लगेगा कि पेड़ जो यहाँ सामने है उसका एक इमेज यहाँ बन रहा है, तो इमेज बन रहा है तो इसका मतलब इमेज कैसे बन सकता है, यहाँ पे अगर पानी होगा, इस पेड़ के नीचे में पानी होगा, तो हो सकता है कि उसी पानी की वजह से यहाँ पे इमेज बन रहा हो, तो ये इसको दूर से भ्रम होता है वहां पर कि जरूर इस पेड़ के नीचे में पानी है, तभी इसका इमेज छाया जो है यहाँ पे बन रहा है ना। लेकिन जब ये यहाँ पहुंचता है तो देखता है कि नहीं, ऐसा तो कोई बात नहीं था, ये तो अपने आप ऐसे बेंड हुआ क्योंकि ऊपर की हवा डेंसर थी, नीचे की हवा रेयर थी। तो इस तरह के इफेक्ट को ही आप क्या बोलते हैं, मिराज फॉर्मेशन। ओके, ये चीज है। उसी तरह का इसका ठीक रिवर्स इफेक्ट होता है लूमिंग इफेक्ट। लूमिंग इफेक्ट ये कहाँ होगा, कोल्ड प्लेसेस में, पोलर रीजन जहाँ बर्फ जमी हुई रहती है, वहां पर क्या होता है, तो जैसे कि वहां पर क्या होता है कि बर्फ के जैसे घर वगैरह बना के वहाँ इग्लूज वगैरह सब ये सब होते हैं, कुछ वो सब रहते हैं वहाँ पे, एस्किमो प्रजाति के लोग कहते हैं उसको, इग्लू बना के रहते हैं ना, इस तरह से मान लो है। तो वहाँ पर ठंड है, तो नीचे में ठंड हो गया, तो नीचे में डेंसर हो गया, और ऊपर में रेयर हो गया, है ना। यहाँ पे बर्फ है जमा हुआ, तो सतह जो होता है वो सबसे ज्यादा वहाँ पे ठंडा होगा, तो ऊपर में थोड़ा कम ठंडा होगा, तो ऊपर की हवा रेयर होगी, नीचे की हवा डेंसर होगी। अब अगर यहाँ से लाइट रे फिर उसी तरह जाएगी तो ऊपर जाते जाते ऐसे रिटर्न बैक हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कोई इंसान अगर यहाँ पर है तो उसको क्या लगेगा, इसको जो दिखेगा इमेज, ये जो आसमान में यहाँ पर एक उल्टा घर टाइप का ऐसे करके बना हुआ है ना। तो काफी सारी कंट्रीज में डिफरेंट प्लेसेस पर ठंड के दिनों में इस तरह की चीजें ऑब्जर्व हुई थी। पूरा का पूरा शहर का भी इमेज यहाँ पे ऊपर से बन सकता है, तो लोगों ने कई बार इसको भ्रम में समझ लिया, ये पैरेलल यूनिवर्स या ऐसा कुछ टाइप से, क्योंकि ठीक इसका इमेज आप भी आसमान में देखो और आपके शहर का इमेज पूरा उल्टा आपको दिखाई दे, तो आपको भी लगेगा ना कि भाई ये क्या हो रहा है ना। तो यहाँ पर जो पूरा शहर था, तो उस पूरा शहर का इमेज उलट करके बन रहा था नीचे से देखने पे, तो लोगों को लगता था कि ये क्या आ रहा है, ऊपर से कोई दूसरी दुनिया का सारा कुछ आ रहा है क्या, तो पैरेलल यूनिवर्स टाइप का। तो ऐसी घटना क्या होती है, लूमिंग इफेक्ट कहलाती है। ठीक है, तो ये ठंडे सीजन में हमेशा आपको जगह जगह पर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद ये होता है स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। तो डायमंड के बारे में याद रखिएगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है, म्यू 2.46 लगभग इतना, मतलब 2.5 के क्लोज होता है, थोड़ा कम। तो उससे क्या होगा कि इसका जो आईसी वैल्यू होगा, मतलब क्या हो गया, क्रिटिकल एंगल वैल्यू, वो काफी कम होता है, तो लाइट रे आसानी से बार बार मल्टीपल रिफ्लेक्शंस अंदर में होते रहते हैं, तो वो डायमंड को क्या करता है, काफी चमकदार बनाता है, वही कहता है स्पार्कलिंग बनाता है। ठीक है, और फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, तो इसके भी डिटेल्स में जब आप जाओगे कि रेनबो का फॉर्मेशन बारिश होती है शाम के समय या सुबह के समय, और सन जो होता है वो आपका एक साइड के हॉरिजॉन पे होता है, तो दूसरे साइड के हॉरिजॉन पर आपको एक रेनबो दिखाई देता है। तो इसका भी जो रेनबो का भी जो फॉर्मेशन होता है, वहां पे जो एयर ड्रॉपलेट्स वहां पर रहते हैं ना,
तो उसमें भी आपका TIR ही होता है और उसके बाद ही रेनबो का फॉर्मेशन होता है। तो जस्ट इसको ऐसे ही आप याद रखिए, क्योंकि इसका डिटेल अगर बताने लगूँ तो एक क्लास कंप्लीट लग जाएगा। तो अगर किसी को रेनबो के बारे में अच्छे से जानना, सीखना, समझना हो तो अलग से कमेंट करके बताना, तो कभी फ्री टाइम में एक वीडियो रेनबो पर हम लोग बना देंगे, ठीक है। वैसे सिलेबस में ये डायरेक्ट रेनबो के बारे में डिटेल स्टडी है नहीं, लेकिन ये छोटी सी जानकारी आप रख सकते हो कि रेनबो के फॉर्मेशन में भी किसका हाथ है, तो TIR का हाथ है, ठीक है। इस तरह से आप कह सकते हो। तो ये छोटे मोटे एप्लीकेशन हो गए TIR के। तो TIR काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है कॉम्पिटिशन्स के लिए। तो थियोरेटिकल कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं, कभी न्यूमेरिकल बेस्ड भी आ जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और अच्छे TIR के एप्लीकेशंस न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ थोड़ा सा देखेंगे उसको, और फिर हम लोग आगे का काम करेंगे। तो यहाँ तक की वीडियो अगर आपको ठीक से समझ में आ गई तो अच्छे से लर्न कर लीजिए, है ना। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन दबा दीजिएगा, और नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छे से सीखते जाइए। ओके, मन लगा के पढ़िए।